एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट समावेशी शिक्षा हो जाता है, उसको जो 2022 का पेपर है उसको सॉल्व करेंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और सबसे मेन बात ये होती है, अगर ये पेपर आप सॉल्व कर लेते हैं और जो भी पॉइंट्स आपको बताए जाते हैं, जो भी मुख्य मुख्य चीजें बताई जाती है, अगर आप उनको नोट डाउन करते हुए चलेंगे और उनको समझते हुए चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि आप सारे पेपर सॉल्व करो, लेकिन ये जरूर कहती हूँ कि अगर आप जितने ज्यादा पेपर सॉल्व करेंगे उतना अच्छा। वैसे अगर आप 2 से 3 भी क्लासेस इस तरह की देख लेते हैं, 2 से 3 आप पेपर सॉल्व कर लेते हैं, तब भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और आप लोग ये जब एग्जाम देंगे तब आपको लगेगा कि हाँ मैम सही कह रही थी। तो चलते हैं, हम लोग चीजों को समझते हैं और उसके बाद पेपर को सॉल्व करते हैं। पहले हम यहाँ पे आप लोगों को उसके जो आपके 2022 में जो पेपर आया हुआ है उसके हमने कुछ पॉइंट्स को उठाया है, ठीक है ना। जो आपके अति लघु उत्तरीय टाइप के पॉइंट्स कुछ उठाए हैं, कुछ हमने जो आपके लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चन है उसमें से कुछ चीजों को हमने उठाया है, ठीक है। उस पर डिस्कस करेंगे। अगर आपको इन सब चीजों के बारे में पता है तो आप अच्छे से पेपर को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं निदान एवं उपचार। ये होता क्या है, निदान क्या होता है और उपचार क्या होता है। अब जब इसके बारे में ही नहीं पता होगा तो हम वर्क कैसे करेंगे, और पता होगा, सरल भाषा में पता होगा तो हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे से हम लिख पाएंगे। तो सुनिए, देखिए निदान क्या होता है। निदान जो है, हम किसी में कोई कमी है उसको जानना क्या होता है, निदान कहलाता है। जैसे कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है तो हमने उसके बारे में जाना कि इसकी समस्या है क्या, आखिर ये बच्चा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि भाई आप लोग भी भावी शिक्षक हो तो आप ऐसे तो नहीं बच्चों को उनके हाल पे तो नहीं छोड़ सकते ना, कि अगर प्रॉब्लम है तो ठीक है, बच्चा पढ़ रहा है तो ठीक है, नहीं पढ़ रहा है तो ठीक है, या उनके घर पे उनके गार्जियन से कहेंगे, उनके माता पिता से कहेंगे, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम है वो आपको सॉल्व करनी है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले प्रॉब्लम के बारे में तो हम जानेंगे ना कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। तो प्रॉब्लम को जानना ही क्या कहलाता है, निदान कहलाता है। आप बहुत ही सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि समस्या की जानकारी होना निदान कहलाता है। क्या कहलाता है? समस्या की जानकारी, ठीक है ना। समस्या की जानकारी ये हो जाता है निदान, ठीक है ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं भाई, डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले डॉक्टर हमें दवा तो नहीं दे देता ना, इंजेक्शन तुरंत लगा देता है, ऐसा तो नहीं करता ना। सबसे पहले क्या करता है, चेक करता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। जो प्रॉब्लम होती है इसके अकॉर्डिंग वो हमें दवा देता है ना डॉक्टर। तो ये चीज हो गई, तो ये निदान। आप समझते हैं उपचार क्या है। तो उपचार का मतलब ये होता है, ये निदान के बाद आता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे घुमाऊ वाले पूछ लिए जाते हैं कि निदान उपचार के बाद आता है, उपचार निदान के बाद आता है, ऐसे करके कंफ्यूज करने वाला होगा। लेकिन जब आपको पता है कि निदान मतलब समस्या की जानकारी, समस्या के बारे में जानना, और उपचार उसका इलाज करना, है ना। तो उपचार का मतलब क्या होता है, समस्या को हल करना। क्या होता है, समस्या को हल कर देना, है ना। समस्या को हल करना या कर देना, आप इस तरह से कर सकते हैं। इतना अगर आप सोचे तो बहुत छोटा सा इसका आंसर है ना, कि निदान यानी समस्या की जानकारी और उपचार यानी समस्या को हल कर देना। तो ये हो जाता है। अब उपचार का मतलब यही है कि जैसे बच्चे में आपने क्या किया, प्रॉब्लम जान ली, अब आपने उसका इलाज किस तरह से किया, आपने उसके में जाना कि हाँ बच्चे में ये प्रॉब्लम है कि ये अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा है। तो आपने जान लिया कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, या वो सुन नहीं पा रहा है, या वो देख अच्छे से नहीं पा रहा है ना। आपको पता हो गया, आप उसके अकॉर्डिंग उसका इलाज करवाएंगे, है ना। उससे उस तरह से आप उससे, यानी कि आप उसको उस तरह से शिक्षा देंगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि क्लास में 30 से 35 बच्चे होते हैं, सब एक जैसे होते हैं। तो हमें सभी बच्चों का मिजाज समझना है, सभी बच्चों के बारे में जानना है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसको शिक्षा देनी है, ठीक है। इतना इनफ है। इतना अगर आपने समझ लिया तो आपका निदान और उपचार वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत होना ही नहीं है।
और बहुत ही स्पीड में आप उसको लिख पाएंगे, क्योंकि कहते हैं किताबी भाषा में लिखना और अपनी भाषा में लिखने में बड़ा फर्क होता है ना। अपनी भाषा में लिखने में और जब चीजें समझ में आती हैं तो हम उसको क्या करते हैं, बहुत ही अच्छे से लिख पाते हैं। अब है विशिष्ट बालक कौन होते हैं। तो विशिष्ट बालक का मतलब क्या होता है, आपने सोचा होगा कि मैम विशिष्ट का मतलब जो अच्छे होते हैं, है ना, प्रतिभाशाली बच्चे हैं। विशिष्टता यानी कहते हैं विशिष्टता, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, कहते हैं कि अगर कोई काला है तो वो उसकी खूबी है, कोई गोरा है तो वो उसकी खूबी है ना, कोई अमीर है तो वो उसकी खूबी है, कोई गरीब है तो वो उसकी खूबी है। तो यानी विशिष्टता ये होती है कि कोई सामान्य से ऊपर है वो भी विशिष्ट है, कोई सामान्य से नीचे है वो भी विशिष्ट है। ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप प्रतिभाशाली बच्चों को कह दें कि ये विशिष्ट है, नहीं, जो सामान्य से ऊपर है या सामान्य से नीचे है वो विशिष्ट बालक है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहे भाई। शारीरिक विकलांगता क्या होती है। तो शारीरिक विकलांग बालक भाई शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसी को तो विकलांगता कहेंगे ना। तो बच्चे में कोई भी जो भी समस्या है उसकी जानकारी हमको करनी है। अब ये है शारीरिक विकलांग। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पढ़ने में अक्षम होते हैं, कुछ बच्चे सुनने में अक्षम होते हैं, कुछ बच्चे चलने में अक्षम होते हैं। हालांकि उनको ये प्रॉब्लम होती है कि वो जब चल नहीं पाते, लेकिन ऐसा तो नहीं उनको क्लास अलग से दे दिया जाएगा और उनको बच्चों के साथ बिठाया नहीं जाएगा। नहीं, हम समावेशी शिक्षा को पढ़ रहे हैं और समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को एक साथ बिठा के पढ़ाना है। बस ये है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। ऐसा नहीं है कि उनके हाल पे छोड़ दो। जैसे एक क्वेश्चन होता है कि जैसे बच्चे ने कोई आपसे क्वेश्चन किया तो आप कहोगे कि चुप जाओ, ज्यादा सवाल ना किया करो, या आपने कहा अरे घर से कर लेना, या आपने कहा कि ठीक है बाद में बता देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे में अगर कहीं पे कोई परेशानी आ रही है तो आप उसको इस तरह से पाड़ या ढांचे के रूप में काम करेंगे। पाड़ का मतलब ये होता है कि आप उसको चीजें, जैसे कहते नहीं जब घर बन रहा होता है तो पहले पाड़ लगाई जाती है ना, लेकिन वो क्या होती है, वो स्थायी नहीं होती है। आपने देखा होगा जब घर बन रहा होता है तो पाड़ लगी और उसके बाद दीवारें कंप्लीट हो गई और उसको हटा दिया गया। तो यही होता है। तो शिक्षक को इस तरह से काम करना चाहिए। अगर बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, विकलांगता का दोष है, कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम है तो बच्चे को हमको उसका साथ देना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे ये बेचारा बहुत दुखी है, बेचारा करके नहीं, हमको उस पर वर्क करना है। हमको उस पर ऐसा कि वो आत्मनिर्भर बने, क्योंकि कहते नहीं है कि जिसने जन्म दे दिया तो उसके बाद वो जिंदगी भर उसके साथ नहीं कोई रह सकता, कोई रहता ही नहीं है, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है। तो हमें बच्चों को सेल्फ डिपेंड बनाना है कि वो आगे चलकर भावी जीवन में कुछ कर सके, कुछ बन सके। और हमेशा ऐसा नहीं है कि हम बच्चे को बस कह रहे नहीं जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। नहीं, बच्चा अपनी मर्जी से भी करे। क्यों? क्योंकि जो उसमें जो ऐसा होता नहीं, कुछ में कोई कैपेसिटी होती है, किसी में कोई कैपेसिटी होती है, किसी में कोई चीज का इंटरेस्ट होता है, किसी में कोई चीज का इंटरेस्ट होता है। तो बच्चा अगर अपने इंटरेस्ट से चीजें सीख रहा है और वो आगे बढ़ रहा है, वो बेहतर होता है। ठीक है ना। हालांकि ये हमने एक पॉइंट पे हमने आपको बहुत ज्यादा डिस्कशन किया। अब आप ये सोचेंगे कि मैम आपने एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा डिस्कशन कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं। हर एक पॉइंट में क्वेश्चन छिपे हुए हैं, हर एक पॉइंट में आपका सोल्यूशन छिपा हुआ है। तो आप चीजों को अच्छे से समझिए। उसके बाद है पिछड़ापन। तो पिछड़ापन का मतलब ये नहीं होता है कि जो बच्चे मंद बुद्धि हैं, क्या है कि जो बच्चे मंद बुद्धि हैं उनको आप पिछड़ा बालक कहेंगे, ऐसा नहीं है। पिछड़ा बालक वो होता है कि जैसे भाई मंद बुद्धि तो ऐसा होता है कि उसको कोई भी चीजें समझ में नहीं आती है। कोई भी कितना भी इजी सब्जेक्ट दे दो, कितना भी टफ सब्जेक्ट, मतलब इजी नहीं समझ में आएगा तो टफ क्या समझ में आएगा, है ना। लेकिन पिछड़ा बालक वो होता है जो अपने दोस्तों से अपनी कक्षा में पिछड़ा हुआ हो। यानी जैसे उसके जो दोस्त हैं, मान लीजिए क्लास में कुछ बच्चे मैथ में बहुत अच्छे हैं और ये भी बच्चा मैथ में अच्छा है, ठीक है, और साइंस में इसका दोस्त बहुत अच्छा है लेकिन ये नहीं अच्छा है ना, और हिंदी में भी ये बच्चा नहीं अच्छा है। तो इसका मतलब ये कि मैथ में ये है अच्छा, 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है, लेकिन 2 सब्जेक्ट में ये पिछड़ा हुआ है। तो इस बच्चे को पिछड़ा बालक कहेंगे। ऐसा नहीं है कि जो मंद बुद्धि बच्चा उसको नहीं कहेंगे,
ठीक है, तो इन चीजों को आप समझिए और आप अच्छे से करिए। फिर उसके बाद है समावेशी शिक्षा। तो ये तो बहुत ही ज्यादा बार आपको बता चुके हैं, जो क्लासेस हमने ली हैं उनमें भी डिटेल में डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि जितनी बार आप चीजों को सुनेंगे, जितनी बार समझेंगे उतना अच्छा। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका ये पहला ही क्लास होगा, जिन्होंने बस अभी सब्सक्राइब किया होगा, है ना, तो उनके लिए तो भाई बताना ही रहता है, और आप लोगों के लिए भी, क्योंकि रिवीजन करानी होती है चीजें। तो समावेशी शिक्षा यानी समान शिक्षा। समान शिक्षा मतलब हम एक जैसे शिक्षा दे रहे हैं, यानी एक छत के नीचे एक जैसी शिक्षा। ना कोई लड़का ना कोई लड़की में हमने अंतर किया, ना ऊंच ना नीच, ना जात ना पात, हर एक चीज को भुला के हमने एक ही छत के नीचे हमने शिक्षा दे दी, है ना। तो वो शिक्षा कौन सी होती है? समावेशी शिक्षा। और यही शिक्षा तो अब है। और अच्छा एक चीज आप बताएं, शिक्षा जो चल रही है अब के टाइम में वो कैसी है, शिक्षक केंद्रित या बाल केंद्रित? तो हम आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अब टाइम बहुत ज्यादा नहीं बचा है। हालांकि आप लोग आंसर भी दीजिएगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि जो है बाल केंद्रित शिक्षा चल रही है, क्योंकि हर एक चीज बताते ही चले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाल केंद्रित शिक्षा चल रही है। कैसी शिक्षा चल रही है? तो बाल केंद्रित। बाल केंद्रित में क्या है? ऐसा नहीं है कि जैसे एक चीज हमने आपको बताई थी कि बच्चा ही सर्वे सर्वा है। बात सही है कि अगर बच्चा कह रहा है कि हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो पढ़ना है, अगर बच्चा कह रहा है कि हमें इस टाइम खेलना है तो खेलना है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है कि आप बच्चे को खेल खेल में शिक्षा कैसे देंगे। लेकिन एक चीज और भी याद रखिएगा, क्योंकि जो भी काम करना है वो बच्चे को ही करना है, ये चीज याद रखिएगा। जैसे कहते हैं उसको अवसर दें। अवसर का मतलब ये होता है बाल केंद्रित शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है अवसर, यानी वो कोई काम कर रहा है तो जैसे उसके बड़े होते नहीं, कुछ लोग की आदत होती है, अरे बेटा तुम रख दो, तुम थक जाओगे और हम ये वर्क कर देंगे, ये तुम्हारा होमवर्क मिला है, भाई टीचर ने बहुत ज्यादा होमवर्क दे दिया है और हम इसको कर देंगे, हमारा बच्चा थक जाएगा। ऐसा होता है ना, बहुत लोग कहते हैं। ऐसा नहीं है, बच्चे को आप जितना अवसर देंगे खुद से काम करने का, हाँ आप इसकी फोल्डिंग का वर्क कीजिए, है ना, आप इसकी फोल्डिंग का वर्क कीजिए कि आप अगर उसको बीच में कोई समस्या आती है तो आप उसको बताएं, आप अगर शुरुआत में कोई समस्या आ रही है तो आप उसको बताएं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसी पे एकदम से बस यही है कि नहीं मैं कर दूंगा कर दूंगी और तुम जाओ आराम करो और तुम थक जाओगे, क्योंकि अभी तो तुम हो, अभी हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आगे आने वाले भविष्य में तुम साथ दे पाओ। यही तो है बच्चे को, तो बच्चे को खुद से करने का अवसर देना है। जितना अच्छा पर्यावरण होगा, जितना अच्छा माहौल होगा, उसके अकॉर्डिंग बच्चा ढलेगा। जैसे एक है जिन्होंने कहा है कि मुझे बच्चे दो, कितने 10 से 12 15 जितने भी चाहो मुझे वो बच्चे दे दो और ऐसा वातावरण दे दो और उसके बाद बताओ, मतलब अच्छा वातावरण दे दो और उसके बाद बताओ इन बच्चों को बनाना क्या। अगर तुम चाहोगे तो मैं बच्चे को चोर बना दूंगा और तुम चाहोगे तो इंजीनियर वकील डॉक्टर बना दूंगा। हालांकि किसने कहा है आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो यानी कहने का मतलब यह है, अगर अच्छा परिवेश, अच्छा वातावरण, अच्छी चीजें मिल रही है, बच्चे को मुहैया हो रही है, तो बच्चा खुद से करेगा और आगे बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ तो हो गया। तो समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि समान शिक्षा देनी है, बच्चों में भेदभाव नहीं करना है, उनको आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पे रोक के नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, वरना फिर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। बाकी और भी जितने पेपर हैं उनको भी सॉल्व करते रहेंगे, तो ये सब पॉइंट्स आते रहेंगे और जो चीजें छूट रही हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी करेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो जो चीजें छूटेंगी तो उनको हम क्या करेंगे, दूसरे क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अब श्रवण विकृति यानी उसमें प्रॉब्लम है ना। और श्रवण मतलब सुनना। श्रवण मतलब क्या होता है, सुनने में जो प्रॉब्लम होती है उसको। अब बच्चा कोई चीज है आप पढ़ा रहे हो, बच्चा सुन नहीं पा रहा है ना, तो जब सुन नहीं पाएगा तो वो ध्यान भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसमें श्रवण विकृति है, वो चीजों को सुन रहा है। अब मैं बोल रही हूँ,
तो अगर किसी में श्रवण विकृति है तो क्या वो बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। तो हमें बच्चों को कैसे, किस तरह से उनको पढ़ाना है, क्या उनकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, इस सब चीजों पे ध्यान रखना है। और ऐसा नहीं बच्चों को बस यही कह के अरे बेचारा, अरे बेचारा, अरे बेचारा, हमको बच्चे को बेचारा बिल्कुल नहीं बनाना है। हमें बच्चों से वर्क कराना है। बच्चे कैसा, ये नहीं कि डांट के मार के, ऐसा नहीं, बच्चों को क्या है उसके काबिल बनाना है ना। तो ये चीज हो जाती है। तो ये आपका हो जाता है श्रवण विकृति, यानी सुनने में प्रॉब्लम होती है तो उसका हम सोल्यूशन निकालते हैं। जैसे मशीन आती है, उनकी दवाएं, ड्रॉप्स, ये सारी जो चीजें होंगी तो उससे बच्चा क्या होगा, उससे बच्चा सुनने में सरलता उसको मिलेगी, है ना। तो ये हो जाता है। अब प्रतिभाशाली बच्चा, तो प्रतिभाशाली बच्चा कौन होता है? प्रतिभाशाली वो बच्चा होता है जो सामान्य बच्चे से ऊपर होता है ना। तो इनका जो जैसे जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं जो सामान्य बच्चों से ऊपर हैं वो प्रतिभाशाली बच्चे कहलाएंगे। क्योंकि क्लास में एक दो बच्चे ऐसे होते जरूर हैं जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। उनकी खूबी क्या होती है कि वो चीजों को जल्दी सीख लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सामान्यता वो चीजें सीखते हैं, ना तो बहुत देर में ना तो बहुत जल्दी। वो बच्चे अच्छे होते हैं क्योंकि हर एक चीज जो बीच की होती है वो तो भाई परफेक्ट होती है। लेकिन जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं तो वो आगे चलकर कुछ ना कुछ मतलब कुछ ना कोई ना पोस्ट पे पहुंचते जरूर है वो, है ना। तो ये हो जाता है प्रतिभाशाली बच्चे और इनका IQ लेवल 140 प्लस तक चला जाता है। उसके बाद है अधिगम बाध्यता। अधिगम बाध्यता यानी अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। अधिगम का मतलब क्या होता है? तो सीखना होता है। और बाध्यता का मतलब क्या होता है? उसमें प्रॉब्लम। बाध्यता मतलब क्या होती है? समस्या। जैसे जिसको आप कह सकते हैं समस्या कह सकते हैं कि भाई किसी चीज में बाधा पड़ गई, तो कहते हैं कि हम वो वर्क कर रहे थे उसमें वो उन्होंने बाधा डाल दी, ऐसे कहते ना, तो समस्या होती है। तो अधिगम बाध्यता की जो समस्या होती है वो क्या होती है भाई? बहुत सी समस्या होती है। जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसको देखने में प्रॉब्लम है तो वो भी समस्या है, सुनने में प्रॉब्लम है वो भी समस्या है, बोलने में प्रॉब्लम है वो भी समस्या है, समझने में प्रॉब्लम है वो भी समस्या है। तो ये सब समस्याओं को हम मद्देनजर रखते हुए बच्चे को समझेंगे और हम उस पर वर्क करेंगे, यही तो होता है। लेकिन हमारा मेन मोटिव क्या है? बच्चे को शिक्षा देना, उसको सिखाना। ऐसा नहीं बच्चे को उसके हाल पे नहीं छोड़ना है, बच्चे को हमें आगे बढ़ाना है। क्योंकि आज का जो बच्चा है कल का वो भावी नागरिक है। तो चीजें यहाँ तक आप लोगों की आई होप समझ में आ गई होंगी और बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वस्तुनिष्ठ टाइप, अति लघुत्तरीय टाइप और लघुत्तरीय टाइप, उनको भी देखते हैं। थोड़ी सी क्लास लेंदी होगी लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि लेंदी क्लास हो तो उसको आप देखें ना, उसको आप जरूर से जरूर देखें। और अगर हम ये कहते हैं 2 से 3 आप ये इस तरह के पेपर सॉल्व कर लेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और आप के यहाँ से जितना हम आपको बता रहे हैं इससे बाहर कुछ भी नहीं आना है, इतना समझ के चले आप, ठीक है। और बाकी जो चीजें छूट रही हैं, क्योंकि बहुत लेंथी क्लास हो जाएगी, तो जो चीजें छूट रही हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को बताएंगे। और ऐसे भी है जैसे 2022 का है तो अभी 2021, 2023 और भी जो पेपर है उनको भी सॉल्व करेंगे, तो चीजें सब आती चली जाएंगी, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ, उनको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि आपको पता है सबसे पहले हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स को समझा, उन पॉइंट्स को आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा और हो सके तो नोट्स भी बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एक एक पॉइंट में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस छिपे हुए हैं, ठीक है ना। तो उन पर डिस्कस किया है और आप देखिएगा अभी कि जो आपके क्वेश्चंस है सारी चीज़ें आपके क्वेश्चन से रिलेटेड ही हैं, जिनको सरल भाषा में आपको बताया गया है। तो चलते हैं, सबसे पहले वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि आपके हो जाते हैं 1 to 15। उसके बाद आपके अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस आते हैं और उसके बाद लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस आते हैं, जो कि इनको 2 पार्ट में हम करेंगे। सबसे पहले आपके जो बहुविकल्पीय टाइप और अति लघुत्तरीय टाइप हो जाते हैं वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है, विशिष्ट बालक किस बुद्धि लब्धि में आते हैं। देखिए विशिष्ट बालक का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं है, अभी हमने आपको बताया कि विशिष्टता यानी हम अच्छे हैं तो ये हमारी खूबी है। कोई शख्स अगर उसमें कोई कमी है वो उसकी खूबी है, कोई गोरा है तो वो उसकी खूबी है, कोई काला है तो वो उसकी खूबी है ना।
तो यानी कहने का मतलब ये हो जाता है विशिष्ट जो बालक होते हैं, ऐसा नहीं है कि जो प्रतिभाशाली बालक हैं उन्हीं को आप विशिष्ट कहेंगे। जो सामान्य से ऊपर या सामान्य से नीचे होते हैं उनको हम विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखते हैं। तो इनका क्या है, इनकी जो बुद्धि लब्धि है उसके बारे में पूछा गया है। तो 70 से 75 या 75 से 85 या 90 से 110 या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि देखिए सबसे पहले एक चीज़ पे आप ध्यान दीजिए, नहीं यहाँ पे पूछ रहे हैं, यानी जो नहीं है वो सही है और जो है वो गलत है। तो कौन नहीं है, तो 90 से 110 की अगर हम बात करें तो ये सामान्य बालक होते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छे पढ़ाई में होते हैं और ना बहुत ऐसे कि उनकी समझ में नहीं आ रहा, यानी सामान्य होते हैं। यानी कि उनको अपने जैसे कि एक स्पीड में उनको चीज़ें समझ में आ जाती हैं, ना बहुत जल्दी ना बहुत देर में, और ये मीडियम होते हैं, ऐसे आप समझ लें सरल भाषा में। तो इनका जो IQ लेवल होता है वो 90 से 110 होता है। तो यही नहीं है, बाकी 70 से 75 और 75 से 85 ये आपके आ जाते हैं, इसलिए ये गलत हो जाते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब पेपर आया था तो उसमें ये मिस प्रिंट की वजह से नहीं था, तो जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे। लेकिन खैर यहाँ पे तो जो मिस प्रिंट है उसको सही करके ही आपके सामने लाया गया है, तो नहीं पूछ रहे हैं, तो इसलिए आपका 90 से 110 हो जाता है। एक क्वेश्चन में काफ़ी टाइम ले लिया, खैर चलिए, लेकिन चीज़ें समझ में आनी चाहिए। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है, यहाँ पे भी नहीं पूछा जा रहा है। सबसे पहले इस चीज़ पे ध्यान देंगे आप, सामान्य बालक, दिव्यांग बालक, तीव्र बुद्धि वाले बालक या इनमें से सभी। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में जो सम्मिलित नहीं हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं। तो जो सामान्य बालक है, देखिए क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है लेकिन एक ही समझ लीजिए पूछा है, बस उसमें IQ लेवल ये पूछ लिया और उसमें उसका नाम पूछ लिया। तो सामान्य बालक हो जाते हैं, यही नहीं आते हैं। बाकी सामान्य से ऊपर या सामान्य से नीचे वही आते हैं विशिष्ट बालक में। ब्रेल लिपि का विकास किया किसने किया? किर्क ने, इताई ने, लुईस ने, एलिस ने। तो लुईस हो जाते हैं। लुई ब्रेल ने क्या किया था? ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। ये स्वयं खुद अंधे थे, यानी इनको दिखाई नहीं देता था। और ऐसा नहीं है जन्मान अंधे थे, ऐसा नहीं था। ये बचपन में क्या था, इनके पिताजी के औजार थे, उनके साथ खेल रहे थे और खेलते खेलते दुर्घटनावश इनको आँखों में इनके चोट लग जाती है और इनकी आंखें चली जाती है। कोई और बंदा होता तो ये सोचता कि अब मैं क्या करूं, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई और क्या कि अब तो मुझे कुछ दिखाई ही नहीं देता। लेकिन इन्होंने उस चीज़ को, वो चीज़ नहीं मानी कि हमारे साथ गलत हुआ। इन्होंने क्या किया कि मुझे प्रॉब्लम होती है चीज़ों को पढ़ने में, चीज़ों को समझने में। तो ऐसे ही मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे जो जिनको दिखाई नहीं देता होगा। तो क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो अपने बारे में भी सोचते हैं प्लस दूसरों के भी बारे में सोचते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इस लिपि का आविष्कार कर दिया। इसमें क्या है, उभरे अक्षर होते हैं, उभरी चीज़ें होती हैं जिसको उसको टच करके, स्पर्श करके और चीज़ों को समझा जाता है, चीज़ों को पढ़ लिया जाता है। तो इन्होंने अपने लिए तो क्या ही, इसके लिए GS का आविष्कार किया और दूसरों के लिए भी बहुत अच्छा काम कर गए, ठीक है ना। तो ये कौन हो जाते हैं? तो लुई ब्रेल हो जाते हैं। तो इस तरह से सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। भाषा कौशलों के विकास हेतु उपकरण है तो कंप्यूटर है, श्रव्य दृश्य सामग्री है, भाषा प्रयोगशाला है, उपर्युक्त सभी। तो भाषा कौशलों के लिए तो ये सभी हो जाते हैं। तो इस तरह से उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर है। यहाँ पे एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि अभी बता चुके हैं श्रव्य दृश्य सामग्री, इसके बारे में भी, और भाषा प्रयोगशाला और कंप्यूटर ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। चलिए, श्रव्य दृश्य सामग्री अगर हो सकता है आपने नहीं सुना हो, बाकी आपने सुन रखा होगा। चलिए एक्सप्लेन कर देते हैं। बाकी भाषा प्रयोगशाला और कंप्यूटर के बारे में तो आप जानते ही हैं, है ना। तो श्रव्य दृश्य सामग्री जिससे देखकर भी शिक्षा प्राप्त की जा सके और सुनकर भी प्राप्त की जा सके। यानी क्या चीज़ हो सकती है? तो कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, दूरदर्शन हो सकता है। ये दूरदर्शन मतलब टीवी टेलीविज़न पे ही तो आता है ना वो। तो इस तरह से मतलब ये क्या हो जाती है, श्रव्य दृश्य सामग्री हो जाती है। और उसके बाद आपका भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना हुई थी 1995 ईस्वी में, 1993 ईस्वी में, 1994 ईस्वी में और 1992 ईस्वी में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका 1992 ईस्वी हो जाता है। उसके बाद आपका ब्रेल लिपि उपकरण उपयोग आती है। अभी देखिए उसके बारे में एक्सप्लेन किया कि लुई ब्रेल ने किसका आविष्कार किया, तो ब्रेल लिपि का किया। और
किस लिए किया, क्योंकि वो भी उनको भी दिखाई नहीं पड़ता था, और जो नहीं दिखाई पड़ता था जिन लोगों को, उनके बारे में भी उन्होंने सोचा। तो यानी जो जिनको दिखाई ना पड़े, है ना, तो दृष्टि दोष बालकों के लिए, दृष्टि दोष यानी जिनको दिखाई ना दे, आंखों से जो कमज़ोर हैं। तो बस यहाँ पे यही आंसर आपका हो जाएगा, दृष्टि दोष बालकों के लिए। बाकी वाणी दोष बालकों के लिए नहीं है, मंदबुद्धि बालकों के लिए नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये भी आपका गलत है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं, जहाँ पे इनमें से कोई नहीं वहाँ पे टिक कर देते हो, उपयुक्त सभी वहाँ पे टिक कर देते हो, मगर ये आपको क्या करते हैं, कंफ्यूज करने के लिए ये वहाँ पे ऑप्शन में डाल दिया जाता है। अस्थि बाधितों हेतु आरक्षण का प्रावधान है कितना, 2%, 4%, 3%, इनमें से कोई नहीं, तो आपका 4% हो जाता है। यानी अस्थि बाधित जो हड्डियों से जो कमज़ोर होते हैं उनकी बात कर रही है की जा रही है यहाँ पे। अस्थि बाधित से मतलब ये होता है तो 4%, ठीक है। अस्थि बाधितों हेतु संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है, कानपुर में, नागपुर में, देहरादून में या नई दिल्ली में। तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं इसको, यहाँ पे आपका आंसर तो कोलकाता हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में कोलकाता नहीं लिखा हुआ है। देखिए अस्थिबादी हेतु संस्थान कहाँ है, तो कानपुर है, नागपुर है, देहरादून है, नई दिल्ली, लेकिन कोलकाता शहर नहीं है। बाकी यहाँ पे कोलकाता अगर नहीं है तब क्या हम करेंगे, ठीक क्या करेंगे, तो यहाँ पे भी समझ लेते हैं। तो कोलकाता में स्थित है और पटना, देहरादून और आइजोल में 3 क्षेत्रीय केंद्रों के साथ देश भर में अपनी सेवाओं का विस्तार कर रहा है। यानी पटना, देहरादून और आइजोल, ऐसा कोई ऑप्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए पटना नहीं है, आइजोल नहीं है, लेकिन देहरादून तो है ना, तो देहरादून आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है, तो विकलांगता, रोगग्रस्तता, अक्षमता, उपर्युक्त सभी। तो विशिष्ट शिक्षा अभी बताइए कि सामान्य से ऊपर या सामान्य से नीचे, तो विशिष्ट के अंतर्गत आएंगे। यानी विकलांग है तो वो भी आ जाएंगे, रोगग्रस्त हैं वो भी आ जाएंगे, अक्षमता वाले हैं वो भी आ जाएंगे, यानी सभी आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे उपर्युक्त सभी आपका राइट है। वो तो समझने वाली बात है, जब आप समझ के इसको सॉल्व करेंगे तो कहीं पे उपयुक्त सभी वाले सही भी होते हैं, कहीं पे वो नहीं भी सही होते हैं, है ना। परामर्श और निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो कहाँ पे है, लखनऊ में है, बरेली में है, वाराणसी में है या इलाहाबाद में है। तो इसका राइट आंसर जो द ऑप्शन आपका हो जाता है ना, वो आपका राइट हो जाता है। इसके बाद चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है क्या क्या बनने योग्य है और क्या ना बनने के योग्य है। तो बात सही है कि भाई जो निर्देशन आपको देता है, भाई निर्देशन कौन देता है, परामर्श कौन देता है, वो शख्स देता है जिसको आपसे ज़्यादा नॉलेज होती है। भाई आप कोई काम कर रहे हैं, आपको उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो जब प्रॉब्लम को कोई ऐसा बंदा सॉल्व करेगा जिसको आपसे ज़्यादा ज्ञान होगा। जैसे आप डीएलएड कर रहे हो, ठीक है ना, अभी आप 3rd सेमेस्टर में आए हो, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कौन से नोट्स कलेक्ट करने चाहिए, है ना, कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। तो जो इस दौर से गुजर चुका होगा वो आपको अच्छा सलूशन बताएगा, अच्छा सजेशन बताएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, करना सभी चीज़ें आप ही को है। आपको उसने परामर्श दे दिया, आपको उसने मशवरा दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बंदा खुद आपके साथ वर्क करेगा और आपकी हेल्प करेगा। नहीं, आपको वो सिर्फ आपको रास्ता बताएगा, चलना आप ही को है। तो उसमें क्या क्या बताया जाता है कि क्या बनने योग्य है और क्या ना बनने योग्य है। भाई कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है, कहाँ पे नहीं प्रॉब्लम आ सकती है, क्या चीज़ आप कर सकते हो, क्या चीज़ आप नहीं कर सकते हो, ये सभी चीज़ें तो उसमें बताई जाती है ना। तो यहाँ पे और आ और बा दोनों राइट हो जाते हैं, यानी क्या बनने योग्य है और क्या ना करने योग्य नहीं है। तो आ और बा दोनों सही हैं। सही दृष्टि दोष कहलाती है 6/6, 6/9, 6/12 या 0.6 और बटा 0.18, है ना। तो इसमें 6/6 यही राइट आंसर हो जाता है आपका 13 नंबर का क्वेश्चन। और आपको पता है 15 क्वेश्चंस होते हैं। तो प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है, तो तीव्र गति से अध्ययन, संयुक्त कार्यक्रम, व्यक्तिगत ध्यान, उपर्युक्त सभी। तो इसमें भी आपका जो है उपर्युक्त सभी ही राइट होगा। क्यों राइट होगा इस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं
कि जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनकी शिक्षा में आवश्यक है तीव्र गति से अध्ययन, तो बिल्कुल क्योंकि वो प्रतिभाशाली बच्चा है, उसने जो उसकी जो चीज़ें उसने कंप्लीट कर ली, तो उसको क्या तीव्र गति से उसको अध्ययन कराना है ना। संयुक्त कार्यक्रम, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाती है। व्यक्तिगत ध्यान, भाई ध्यान ही तो आप देंगे, क्योंकि एक क्लास में 30 से 35 बच्चे हैं, तो आपको भी नहीं पता है कि कौन सा प्रतिभाशाली बच्चा है, लेकिन आप जब उसके संपर्क में आते हैं, आप उसको पढ़ाते हैं, फिर वो आपके क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, उसकी एक्टिविटी से, हर एक चीज़ से पता चल जाता है कि ये बच्चा प्रतिभाशाली है ना। कहते नहीं है कि जो चिकने कहते हैं जो पात होते हैं वो पहले से ही नज़र आ जाते हैं, हर एक चीज़ है ना, तो आप खुद समझ जाते हैं। तो व्यक्तिगत ध्यान भी ज़रूरी होता है, तो इसलिए उपर्युक्त सभी यही राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दा ऑप्शन आपका राइट होगा। भारत सरकार स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान देती है, कितना देती है, तो 90%, 50%, 40%, 60%। तो इस पर भी बात कर लेते हैं। तो जो आपका हो जाता है, भारत सरकार स्वयंसेवी संस्थाओं को वृद्धाश्रम संचालन के लिए स्वयंसेवी संस्था को स्वीकृत यानी मंजूरी बजट का कितना देती है, तो 90%। कितना देती है, तो 90% अनुदान यानी स्वीकृत करती है, यानी राज़ी होती है ना, स्वीकृत कर लेती है। और 10% जो हिस्सा बचता है, भाई 90 जब हो गया तो जो 10% हिस्सा बचता है तो वो स्वयंसेवी संस्था का स्वयं का होगा, यानी हो जाता है ना, इस तरह से आप कह सकते हैं। और जो वस्तुनिष्ठ टाइप में जो आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है, यानी वस्तुनिष्ठ टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, समस्यात्मक बालक कौन होते हैं, तो झूठ बोलने वाले होते हैं, बिल्कुल सही बात है। चोरी करने वाले होते हैं, माता पिता का कहना ना मानने वाले होते हैं। ये सभी किस श्रेणी में आते हैं, तो समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह से उपर्युक्त सभी ये राइट आंसर हो जाता है। अब चलते हैं जो आपकी अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं उनको भी देख लेते हैं। हमने आपको बताया कि 2 पार्ट में ये कंप्लीट होगा। एक पार्ट में आपके वस्तुनिष्ठ टाइप और अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज़ चलेगी, और उसके बाद सेकेंड पार्ट में आपके लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज़ चलेगी। उस पर भी क्या करेंगे, पहले पॉइंट्स को, जो पॉइंट्स बचे हुए हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो जो आपका क्वेश्चन हो जाता है फर्स्ट नंबर का, परामर्श के क्या उद्देश्य है। भाई क्या उद्देश्य यहाँ पे देख लेते हैं। व्यक्ति को उनके व्यवहार या अभिवृत्ति में परिवर्तन लाने हेतु सहायता करता है। बिल्कुल सही बात है कि भाई परामर्श कोई काहे देता है, इसीलिए तो देता है ना कि आप में अगर जैसे आप कोई वर्क करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो परामर्शदाता होता है वो कहता है कि मतलब आप जब परामर्श किसी से लेते हैं तो यही होता है ना कि आपको वो सीधी राह पे चलना सिखाएगा और आपको बताएगा अगर इस तरह से ऐसे कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होते है। उसमें क्या होता है, आपको मानना होता है, वो बंदा करता नहीं है, वो सिर्फ बताता है, करना आप ही को होता है। बस वही चीज़ है, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं जो किताबों में प्रिंट है, छपा हुआ है, वही आप लिखें। बस आंसर सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि धरती के बारे में पूछा है और आपने आसमान के बारे में लिख दिया, वो चीज़ गलत हो जाएगी, है ना। पर्यवेक्षण का क्या अर्थ है, तो पर्यवेक्षण क्या होता है। पर्यवेक्षण में विद्यालय की गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाता है। इनकी सहायता से अध्यापकों की कार्यकुशलता को बढ़ावा दिया जाता है। पर्यवेक्षण द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाया जाता है। यानी पर्यवेक्षण का मतलब अगर आप मोटे तौर से ये समझें कि जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें सुधार, यही तो है भाई, सुधार ही तो हुआ है कि पहले शिक्षक आधारित शिक्षा थी, आज क्या है, बाल आधारित शिक्षा है, यानी बाल केंद्रित शिक्षा है। पहले क्या होता था भाई, टीचर ही सर्वा होता था, टीचर ही जैसा कह देता था कि अगर बच्चा कोई सवाल भी कर लेता था तो क्या होता था, उसको डांट के बिठा दिया जाता था, यही तो होता था। अच्छा चुप जाओ, बहुत हो गया, बहुत सवाल करते हो, और मौका पड़ता था तो मार भी पड़ जाती थी, बिना कहते हैं कोई कर्म किए हुए भी मार पड़ जाती थी। खैर ऐसा नहीं है कि वो विधि गलत थी, गलत नहीं है, क्योंकि अगर गलत होती तो आज रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है। तो पहली वाली भी शिक्षा अच्छी थी और आज वाली जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है। बाल केंद्रित का मतलब ये है कि आप बच्चे को ना डांट सकते हो, ना मार सकते हो, ना आग दिखा सकते हो, प्लस क्या है, प्लस बच्चा जैसे चाहेगा उस तरह से। लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चे को आप कुछ करने ना दे, वो एक्टिविटी करेगा, वो करके सीखेगा, उसको अवसर दें आप, क्योंकि आप सिर्फ उसकी देख रेख करने के लिए हैं। ऐसा नहीं कि उस पर आप अपना जो भी राय मशवरा है वो उस पर थोप रहे हैं, थोपना नहीं है, बस ये चीज़ यहाँ पे है। तो पर्यवेक्षण द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाया जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। निदान एवं उपचार को समझाइए, तो अभी बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि निदान का मतलब ये होता है कि कोई भी परेशानी है उसका पता लगाना। भाई कोई परेशानी है, अगर उसका पता ना लगाया जाए तो उसको हल कैसे किया जाएगा, तो पहले उसका पता लगा लो और उसके बाद उसका इलाज कर लो।
तो बस यही निदान और उपचार हो जाता है। तो यहाँ पे देख लें, निदान में समस्या का पता लगाने और उपचार में क्या होता है, समस्या का समाधान करने के लिए होता है। और पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण में अंतर क्या है, तो पर्यवेक्षण में केवल क्या होता है, गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता है, जबकि निरीक्षण में गुण एवं दोषों दोनों को इंगित किया जाता है ना। उसके बाद आपका हो जाता है मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कब और कहाँ स्थापित की गई, सन 1947 ईस्वी में इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश की यहाँ पे बात हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है परामर्श में सहयोग देने वाली 2 संस्थाओं के नाम लिखिए। डायट जिला चिकित्सालय और मनोविज्ञान शाला ये हो जाता है। शिक्षण और निर्देशन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो शिक्षण एक प्रक्रिया है शिक्षा प्रदान करने की, जबकि निर्देशन में मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। क्या किया जाता है, शिक्षण एक प्रक्रिया है किसकी, तो शिक्षा प्रदान करने की, और जबकि निर्देशन में क्या होता है, तो मार्गदर्शन दिया जाता है, यानी रास्ता बताया जाता है। यही तो है ना। तो शारीरिक विकलांग बालक कौन होते हैं, तो शारीरिक विकलांगता में सभी दोष आ जाते हैं। कोई अस्थि बाधित है, दृष्टि बाधित है, श्रवण बाधित है, मूक बधिर है, यानी जिसको सुनाई नहीं देता है, जिसको दिखाई नहीं देता है, ये सभी चीज़ें हो जाती हैं ना। जो बोल नहीं पाता है तो वो सभी शारीरिक विकलांगता में आ जाते हैं। पिछड़ापन मापने की इकाई क्या होती है, तो बुद्धिलब्धि। बुद्धिलब्धि का सूत्र क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो इसमें आपको एक ट्रिक हम बता देते हैं, मावा से आप याद कर लीजिएगा। मानसिक, पहले ऊपर आप लिखेंगे मानसिक आयु और बटे आपका क्या हो जाता है, वास्तविक आयु। देखिए वाह ना, वास्तविक आयु और आपका क्या हो जाता है, गुणे 100 हो जाता है। आपको कोई भी नंबर मिल जाए, आप इस तरह से मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणे 100 से आप उसको कर सकते हैं सॉल्व, और आपका आंसर आ जाएगा। अपंगता के 2 कारण बताएं। तो अपंगता के 2 कारण कौन से हो जाते हैं, जन्मजात अथवा दुर्घटनावश। क्योंकि भाई देखिए, जो बच्चे, कुछ बच्चे होते हैं जो जन्म लेने पर ही विकलांग होते हैं, जैसे जन्म लिया और वो विकलांग है, और कुछ क्या होता है बड़े भी हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत एज के हो जाते हैं और उसके बाद कोई दुर्घटना हो गई तो उसके वजह से विकलांग हो जाते हैं। तो ये 2 रीज़न हो जाते हैं। और समावेशी शिक्षा का सूक्ष्माशय क्या है, तो सूक्ष्माशय क्या है, सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता मतलब एक जैसा, एक समान। समावेशी शिक्षा ही ऐसी होती है जहाँ पे हम बिना लड़की और लड़के में भेद किए हुए और ऊंच नीच जात पात ये सभी चीज़ों को हटा के, हम ना तो बच्चे को अमीर या गरीब कहाँ से आया उसके बारे में हम बिल्कुल भूल के, और एक छत के नीचे शिक्षा दे रहे हैं। तो वो क्या है, तो एक लफ्ज़ में अगर कहें तो समानता का ध्यान रख के, है ना। तो हर बच्चे को हम समान शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि गुरु के लिए तो कोई भी बच्चा अलग नहीं होता है, वो किसी भी तबके से आया हुआ हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, कुछ ही क्वेश्चन रह रहे हैं आपके, देख लेते हैं उनको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवाज़ की समस्या का दोष क्या है। तो आवाज़ की समस्या जो हो जाती है, आवाज़ की समस्या वह होती है जबकि एक व्यक्ति को यह समझ नहीं आता किन परिस्थितियों में ऊंचा बोलना चाहिए, किन परिस्थितियों में उसे नीचा बोलना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम होती है लेकिन इंसान समझ उसको नहीं पाता है। भाई जैसा उस वक्त की कंडीशन होती है, हमें उस तरह से बोलना होता है। ऐसा नहीं है हर एक चीज़ आप तेज़ में बोलेंगे तब भी वो चीज़ गलत होती है, हर एक चीज़ को आप बहुत स्लो बोलेंगे वो भी। जिस तरह से कहते नहीं, लय गति ये सभी चीज़ों का ध्यान क्यों रखा जाता है भाई, हमें जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हम उस तरह से बात करते हैं। और अगर जो ये नहीं कर पाता है तो मतलब है उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, इसीलिए वो एक टूक ही एक जैसी मतलब ध्वनि में बात कर रहा है ना। तो वही चीज़ तो हो गई ना कि आवाज़ की समस्या होती है जबकि एक व्यक्ति को यह समझ नहीं आता कि किन परिस्थितियों में ऊंचा बोलना चाहिए और किन परिस्थितियों में नीचा बोलना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हो जाता है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से क्या अभिप्राय है, या विशिष्ट बालक। तो विशिष्ट बालक कौन से होते हैं, वही बच्चे होते हैं जो सामान्य से ऊपर या नीचे होते हैं, तो यानी कि वही विशिष्ट बालक कहलाते हैं। तो यहाँ पे आप समझ लें, जो बच्चे सामान्य से भिन्न होते हैं वे विशिष्ट बच्चे कहलाते हैं। विशिष्ट बच्चों के अंतर्गत शारीरिक रूप से अक्षम, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, शैक्षिक रूप से पिछड़े आदि प्रकार के बच्चे आते हैं। यहाँ पे बहुत लोग बहुत ज़्यादा फंसते हैं। तो ये जो आपका
डाउट हो, क्योंकि मेरी समझ में ऐसा आता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग फंसते हैं, एक विशिष्ट बालक में और एक पिछड़ा बालक में। वो कुछ लोग पिछड़े बालक को ही क्या समझ लेते हैं कि वो एकदम मंदबुद्धि है। मंदबुद्धि नहीं है, उसको मैथ आ रही है, साइंस आ रही है, तो क्या वो मंदबुद्धि बच्चा है? भाई मैथ आना कोई आसान चीज़ तो नहीं है, लेकिन वो अपने दोस्तों से पिछड़ा हुआ है, उसको और एक सब्जेक्ट ऐसा है या 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो उसको नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मंदबुद्धि की श्रेणी में आएगा। वो क्या है, वो पिछड़ा है, यानी अपनी कक्षा में अपने जो बच्चे उसके साथ में पढ़ रहे हैं, अपनी उम्र के बच्चे पढ़ रहे हैं, उससे वो पिछड़ा हुआ है। बस क्योंकि भाई एक क्लास में है तो आपके सारे सब्जेक्ट जो हैं उसमें सब में मजबूत पकड़ होनी चाहिए भाई, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे, है ना। ऐसा तो नहीं 2 सब्जेक्ट में आपकी मजबूत पकड़ है और सब्जेक्ट में नहीं है तो फिर आप वहीं पे रह जाएंगे। और लेकिन कुछ लोगों की ये सोच होती है कि बिल्कुल ही ये मंदबुद्धि इसीलिए एक क्लास में पढ़ा है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो पिछड़ा हुआ है। तो विशिष्ट और जो पिछड़ा बालक है उसके बारे में अच्छे से समझ लें। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है और यहाँ पे आपका ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा, और जो आपके लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चन बचेंगे वो आपके जो आपका नेक्स्ट क्लास होगा उसमें होगा, तब आपका जो आपका 2022 का पेपर है वो सॉल्व हो जाएगा कम्प्लीटली। वाक् दोष का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यह श्रवण विकृति क्या है? वाक् दोष वह दोष है जिसके अंतर्गत दोषपूर्ण उच्चारण, दोषपूर्ण स्वर, अटकना एवं हकलाना, देर से वाणी विकास आदि के विकार आते हैं। अब देखिए यहाँ पे समझिए चीज़ों को कि जो आप अटक अटक के बोलते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, वो वाक् दोष होता है, या क्या होता है हकला कर, या देर से वाणी विकास, तो ये सभी क्या है, ये वाक् दोष में आ जाते हैं। तो इस तरह से आप समझें, ये भी विकृति ही है, ये दोष ही है। तो इसको सभी को क्या करना है, इसका निदान करके उपचार करना होता है। और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग समावेशी शिक्षा पढ़ रहे हैं। समावेशी शिक्षा यानी समान शिक्षा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छी लगी होंगी और चीज़ें समझ में आई होंगी, कहीं पे कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा, और आप अच्छे से तैयारी करें क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भी फिल होने लगे हैं, तो अब तो सिर्फ आपके पास कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।